बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ है क्योंकि इससे मजहब में इंटरफेरेंस होता है। जल्दी 2-3 दिन के अंदर लीगल कमेटी वो ड्राफ्ट देगी तो बोर्ड उसको ओपन करेगा। शरीयत का लिहाज प्यास नहीं किया गया, उसके उसूल ज़ाब्तों को नहीं अपनाया गया तो हम सामान्य नागरिक संहिता का खुल करके जम करके विरोध करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमें समान अधिकार मिले। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुस्तान में एक देश एक कानून की बात हो रही है तो क्या तूफान लाने की धमकी दी जाएगी? यूसीसी के विरोध में क्या देश में सीएए के समय से भी बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा करने की तैयारी चल रही है? देश के सभी नागरिकों के लिए अगर एक जैसा कानून आ जाए तो उससे परेशानी क्यों है? क्या वोट बैंक खिसकने के डर से यूसीसी पर कानून आने से पहले ही हाय तौबा मची है और इसीलिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि 2024 में यूसीसी गेम चेंजर होगा या फिर लूजर? यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद से घमासान मचा है। लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए ड्राफ्ट बनाने पर काम कर रहा है, जनता से राय ले रहा है। 8.5 लाख से ज्यादा राय लॉ कमीशन तक पहुंच चुकी है। 13 जुलाई तक लोगों की राय पर लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन इससे पहले ही यूसीसी का जमकर विरोध शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला तो तूफान ला देने की धमकी दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो फारूक अब्दुल्ला, आप किस तूफान की बात कर रहे हैं? क्या आपकी ये बातें धमकी के तौर पर ली जाए? सवाल तो ये उठता है। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने पर भी महबूबा और अब्दुल्ला ने ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी की थी। फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यूसीसी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। आपात बैठक बुलाई गई। एआईएमपीएलबी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो इस कानून का विरोध करते हैं और इसके लिए बोर्ड अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, सुनिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत क्लियर कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ है क्योंकि इससे मजहब में इंटरफेरेंस होता है और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को मजहबी आज़ादी एज अ रिलीजियस एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है। लिहाजा लॉ कमीशन के सामने बोर्ड अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखेगा। देखिए, 3-4 चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमारी लीगल कमेटी बोर्ड की जो है बड़ी गंभीरता से उस पर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रही है। और हमारा एक बड़ा फोकस है कि एक तो जो मैंने शुरू दिन से कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इसमें मतलब प्रभावित हो रहा है और अलग दिख रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा था उसको प्रभावित किया जा रहा है इससे। सेकंड, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि अकेले मुस्लिम ही इसमें प्रभावित नहीं होंगे। मुस्लिम से हटकर बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं, लिंगायत हैं, बुद्धिस्ट हैं, हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, इन सब के कहीं ना कहीं जो रिलीजियस सिस्टम है वो इससे इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि आगे आने वाले में कहीं ड्रेस पे कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं किसी और रिलीजियस मैटर पे हो सकती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ड्राफ्ट नहीं आया, अभी सिर्फ लॉ कमीशन ने राय मांगी है और उस राय के हिसाब से अभी हमारी लीगल कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है वो मैं आज नहीं दे सकता। जल्दी 2-3 दिन के अंदर लीगल कमेटी वो ड्राफ्ट देगी तो बोर्ड उसको ओपन करेगा। अब आप सोचिए कि लॉ कमीशन ने राय मांगी है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना ड्राफ्ट अलग से तैयार कर रहा है। अब सवाल तो उठता है कि ड्राफ्ट बनाना सरकार का काम है, लॉ कमीशन का काम है या किसी पर्सनल लॉ बोर्ड का यह काम है? मुसलमान समाज की महिलाएं सरकार की इस पहल का पुरजोर समर्थन कर रही हैं, लेकिन मौलानाओं को इससे परहेज है।
कुछ मौलानाओं ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर शरीयत का लिहाज रखा गया तो इसका समर्थन करेंगे, नहीं तो पुरजोर विरोध करेंगे। सुनिए। हुकूमत शरीयत का लिहाज पास करती है, शरई मसाइल मामलात का ख्याल रखती है तो हम तो समर्थन करेंगे, और अगर शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया, उसके उसूल ज़ाब्तों को नहीं अपनाया गया, तो हम सामान्य नागरिक संहिता का खुल करके जम करके विरोध करेंगे। तो आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है कि शरीयत का ध्यान रखा जाए। भाई कानूनी आ रहा है कि धर्म से अलग सबके लिए कुछ मुद्दों पर एक कानून हो, लेकिन एक देश एक कानून का विरोध करने वालों को मुस्लिम महिलाओं की बात जरूर सुननी चाहिए। मुस्लिम महिलाएं यूसीसी का पुरजोर समर्थन कर रही हैं। सवाल है कि आखिर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले कानून से मौलानाओं को परहेज क्यों है? सुनिए। औरत यही चाहती है कि उसकी शादी हो तो वहाँ उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे मान सम्मान गरिमा मिले, उसे उसके अधिकार मिले। तो ये तो सभी औरतों को मिला हुआ है। जैसे हिंदू मैरिज लॉ की वजह से हिंदू औरतों को सारे राइट्स मिले हुए हैं, क्रिश्चियन औरतों को भी सारे राइट्स मिले हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम कानून हमारे देश में नहीं बनाया है। अभी भी हमारे देश में 1937 का शरिया एप्लीकेशन एक्ट लागू है जो ये सारी बातों पे खामोश है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें समान अधिकार मिले। तो देश के कुछ तथाकथित मौलाना क्या जाकिया की इस बात को सुन रहे हैं? क्या एक देश एक कानून से पहले ही इसके खिलाफ पूरी तैयारी कर ली गई है कि देश में कैसे हंगामा खड़ा होगा? क्या सीए के खिलाफ जिस तरीके से विरोध किया गया उससे भी बड़ी एक तैयारी देश में है? और सरकार कितनी तैयार है इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन राम मेघवाल की इन बातों से आपको सरकार के इरादे समझ में आ रहे होंगे कि जैसे ये डेडलाइन जो राय की खत्म होगी उसके बाद एक तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली। सवाल पहला ये होगा कि मोदी यूसीसी लाएंगे तो क्या मौलाना मुसलमानों को भड़काएंगे? सवाल ये भी कि यूसीसी पर अब्दुल्ला की धमकी तूफान आ जाएगा क्या, जो वो बात कह रहे हैं? सवाल ये भी कि सीएए से भी बड़ी तैयारी क्या देश में हंगामे की हो रही है और इसके लिए शाह मोदी की जोड़ी कितनी तैयार है? सवाल यह भी कि 2024 से पहले यूसीसी गेम चेंजर साबित होगा या फिर किसी को लूजर बनाकर जाएगा। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय वकील हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता। असगर खान वकील हमारे साथ मौजूद हैं। वकार एक भट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। और खास तौर पर इस पैनल में दो वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असगर खान और अश्विनी उपाध्याय जी, जो आपके कई सारे इसके कानूनी पहलुओं, अलग अलग समुदाय की बातचीत हो रही है उस पर भी जो आपका भ्रम है वो इनकी डिबेट से दूर हो जाएगा। लेकिन वकार भट्टी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जो बातें कही है फारूक अब्दुल्ला ने कि तूफान आ जाएगा, कौन सा तूफान आएगा भाई देश में यूसीसी आने से? देखिए, जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपको भारत के मुसलमानों की बात, भारत के सिखों की, भारत के दलितों की, भारत के क्रिश्चियनों की एक बात है कि हम ऐसा कोई भी कानून एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हिंदुस्तान के आइन को तोड़े, जो भारत के आइन को चूर करे। हम क्लियर कह देना चाहते हैं कि जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं, मुसलमानों के लिए शरिया जो लॉ है, मुसलमान के जो कानून के फंडामेंट हैं, कानूनी जो इस्लामी हैं, कुरान और हदीस के, वो माने जाएंगे। और अगर वो चीजें नहीं होती हैं यूसीसी में तो हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो तूफान आ जाएगा। तूफान आ गया, तूफान छोड़िए, तूफान को तो छोड़ दीजिए। मुझे डर है कहीं इससे भारत के आने वाले टाइम में भारत का कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो इसलिए बीजेपी सरकार को भी ये कहना चाहता हूं। वकार भट्टी, धमकी दे रहे हैं आप? सुनिए, नहीं धमकी दे रहे हैं, क्या लॉस होगा? मैं भारत के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं। नहीं, क्या लॉस होगा भाई बताइए। भारत के लोग देख रहे हैं सर, भारत के लोग देख रहे हैं, अकेले आप हिंदुस्तानी नहीं है। आप बताइए क्या लॉस होगा? जी, भारत के 80% लोग इस कानून को नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं, 80% लोगों की ठेकेदारी आपके पास थोड़े नहीं है वकार भट्टी। आप बताइए क्या लॉस होगा? नहीं सर प्लीज सवाल पर रहिए, क्या लॉस होगा? जी, बिल्कुल इससे भारत के अंदर, भारत के आइन में जो हर एक को, हर धर्म को आजादी दी है, जब आप उससे वो आजादी छीनेंगे तो भारत नहीं, कौन सी धर्म की आजादी छीन रही है? आपकी कौन सी आजादी छीन जाएगी भाई? और जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान में जिक्र किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और आपने बताया नहीं कौन सा लॉस हो जाएगा।
किस संविधान में कहा? संविधान में तो हर धर्म को पढ़ के आया करिए भाई, धर्म से जीने की वकार आजादी भट्टी पढ़ के आया दी करिए। गई है। आप ना चाहते हैं पढ़ा हो कि तो इस्लाम जाके शरिया को खत्म जाकर किया आर्टिकल जाए। 44 पढ़ आप लीजिएगा। पीछे पड़े शरिया के, ना पढ़ा हो आप तो पीछे जाकर पड़े आर्टिकल सिख धर्म 44 के, पढ़ आप लीजिएगा। पीछे पड़े इस्लाम ना के, पढ़ा हो तो आप तो दलितों से हक छीनना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन बुद्धिज्म से हक छीनना चाहते हैं। अरे छोड़िए ना, आप बुद्धिज्म, सिखिज्म, जय श्री राम देश के दूसरे समुदायों की चिंता आप मत करिए, वो अपनी चिंता कर लेंगे वकार भट्टी। मैंने फिर पूछ रहा हूँ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या लॉस हो जाएगा? मुसलमान क्या लॉस हो जाएगा वकार भट्टी, क्या लॉस होगा? भारत में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, और क्या ऐसा तूफान आएगा? जिससे भारत के में मुझे डर है, मैं कहता हूँ ना, मुझे भारत की अरे तो बताइए ना, क्या तूफान आ जाएगा, क्या असर पड़ जाएगा भाई? तो इससे भारत के अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं सर। अच्छा, ये डर है मुझे। ठीक ठीक, अब आ गई आपकी मंशा। शिवम त्यागी, टुकड़े टुकड़े की धमकी, यूसीसी आ गया तो मुझे डर है। कितने तैयार हैं आप लोग? वकार एच भट्टी और वकार एच भट्टी जैसे कुछ चंद नेता, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर पाए या कर सकें। जिस आदमी को एक शहर से 5000 वोट नहीं मिलती, वो कहता है कि भारत का 80% लोग जो है इसके विरोध में है। अरे 5000 वोट तो ले लो, हालत इतनी खराब है, कोई भी पार्टी विपक्ष का स्टेटस लेने लायक, क्लेम करने लायक है नहीं, और 80% भारत इनके साथ समान नागरिक संहिता में खिलाफ खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? 5000 लोग नहीं है आपके पास। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई ये तो कानून के, आईन के खिलाफ है। आईन के खिलाफ होता तो आर्टिकल 44 आप पढ़ते, शाहबानो का केस पढ़ते। ऐसी 6 बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इस देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी होना चाहिए। और अंत में मैं फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी आया, समान नागरिक संहिता आई तो तूफान आ जाएगा। ये ऐसे तूफान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से देखे हैं। 1948 के बाद से और 52 के बाद से जब जनसंघ बना है, तब से इस तरह की कमिटमेंट्स हमारी हैं, और ऐसे तूफान हम बहुत देखते आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई तो हमने 370 हटाया, उस पर भी ये लोग यही कहते थे हिंदुस्तान का कोई झंडा नहीं उठा पाएगा, कोई झंडे को हाथ लगाना पसंद नहीं करेगा, कोई चिमटे से उठाने वाला भी नहीं लगेगा, लाशें उठने हो जाएंगी। और जाने क्या क्या हुआ 370 के बाद? कश्मीर खुशहाल है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग खुशी से शांति से रह रहे हैं। समान नागरिक संहिता के बाद भी यही होगा, एक देश में एक कानून होगा, सब शांति से होंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो बिलक रहे हैं वो 370 के समय भी ऐसे ही बिलक रहे थे, आज भी ऐसे ही बिलक रहे हैं। सरकार ना इनके कहने से चलती है और ना इनके कहने से रुकेगी। ठीक है, बहुत धमकियां सुनी है वकार भट्टी। सर मैं आऊंगा, सबसे एक टिप्पणी ले लूं, लेकिन बहुत धमकियां सुनी है। 370-35 से पर भी धमकियां मिल रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहने लगेंगी, ये भी धमकी दी गई थी। पॉइंट कम कर दो, उसमें जवाब दे दो उसका। चलिए मैं आता हूं सर, जवाब बाद में दीजिएगा। जवाब को एकदम इकट्ठा करके रखिए। असगर खान, रुक जाइए सर, रुक जाइए। नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए डिबेट थोड़ी नहीं है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना। रुक जाइए वकार भट्टी, नहीं वो तूफान यहां मत खड़ा करिए, और ना तो यहां धमकी दीजिएगा। असगर खान, ये कौन सा लॉस होगा भाई? शरीयत की बात कहां से बीच में घुसाई जा रही है, जब यूसीसी में यह कहा जा रहा कि भाई ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो धर्म की बात बीच में क्यों? नहीं, बात तो आपकी सही है, ना कोई धमकी है, और जहां धर्म की बात है, सबके धर्म है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने कहा है कि भाई सब धर्मों को इजाजत है और पूरी लिबर्टी है कि वो अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने धर्म पे बात करें। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगर हम पढ़ लें तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर इस कदम को उठाएंगे तो इससे पहले पार्लियामेंट में आप ही की सरकार है, हमारी और आपकी और इस मुल्क की सरकार है, जो वो चाहेंगे उसको करा सकते हैं, पहले उसे अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है भाई सामने कि 75 साल हो गए इस मुल्क की आजादी को, हम आजादी से पहले की सारी चीजें छोड़ देते हैं। हम उससे पहले चूंकि अंग्रेजों की बात नहीं करें, मुगल की बात नहीं करें, किसी की बात नहीं करते, हम अपने मुल्क और उसकी आजादी की बात करते हैं। तो अगर हम उस वक्त कुछ सिर्फ उठा के देख लें तो मुझे लगता नहीं कि इसमें परेशानी क्या है। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उससे किसको और क्या परेशानी है। आपने एक बात रखी कि भाई असगर जी एक नेशन, मैं आप ही के पास हूं, आपको कुछ बातें मैं पॉइंट आउट करूंगा, अश्विनी उपाध्याय आपको बेहतर समझाएंगे। लेकिन आपने अभी शुरुआत में, मुझे उम्मीद है कि शायद आप शुरू से जुड़े होंगे, जाकिया भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, उनकी बातें आपने सुनी? देश की मुस्लिम महिलाएं, आपके कौम की महिलाएं क्या चाहती हैं, आपने सुनी उनकी बात? मैं ऐसी आपने एक लाए, मैं 50 आपकी कौम नहीं, एक नहीं 50 लगातार पिछले कुछ दिनों से डिबेट चल रही है। आप कौम की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। मैं कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, कौम की बात यहाँ पर वकार भट्टी लेकर आए, कौम की बात आप लेकर आए, हम कौम की बात ही नहीं कर रहे हैं।
50 महिलाओं के आपको नाम दे दूं, आपकी कौम की, आप अपनी कौम बताइए, आपकी कौम क्या है? मैं यहाँ कौम देखने के लिए नहीं बैठा हूँ असगर खान। आप अपनी कौम, मेरी कौम सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी कौम सुनेंगे ना, सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ मेरी कौम क्या है। अरे सुनिए भाई सुनिए, मेरी कौम सुनिए असगर खान, असगर खान सुनिए ना, असगर खान सुनिए, असगर खान सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, हमारी कौम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। आप कहते हैं कौम की बात, ठीक नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, नफरत पैदा होती है, इससे सुनिए प्यार सुनिए, पैदा नहीं होता। असगर खान सुनिए, असगर खान, हम हमेशा चाहते हैं कि प्यार की बातें, असगर हमारी कौम हिंदुस्तानी है, हम धर्म को आगे नहीं रखते हैं, पहले देश को आगे रखते हैं। अरे नहीं, चलिए आप बताइए ना, आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तान इस मुल्क में आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? आप एग्जिस्टिंग कानून में, असगर खान आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ। हो गई बात? मैं आप ये बात ना करें। तो आप कहिए आपकी कौम, आपकी कौम, नहीं सुनिए सर, अब पता चल गया, देश को पता चल गया। अश्विनी उपाध्याय जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। अश्विनी उपाध्याय जी को इनके साथ रखिए स्क्रीन पर, अब रुक जाइए सर, असगर खान जी रुक जाइए। अश्विनी उपाध्याय जी, दो बातें बहुत क्लियर हो गई। असगर खान जी मेरी कौम पूछ रहे थे, मैंने अपनी कौम हिंदुस्तानी बताया। मैंने इनसे पूछा कि ये पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है, इन्होंने अपनी कौम भी बता दी। तो कौम वाली बात तो बहुत क्लियर हो गई। और जरा इन्हें आर्टिकल 44 पढ़ाइए, आर्टिकल 44 पढ़ाइए, अश्विनी उपाध्याय जी क्या कहता है, सुनिए असगर खान इनको। नहीं समझेंगे इस बात को। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 2-3 मिनट थोड़ा बीच में टोकिएगा मत। ये भारत का संविधान है, और ये चूंकि भारत का संविधान है इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार ही चलेगा, अरब की संस्कृति या अमेरिका की संस्कृति के अनुसार नहीं चलेगा। तो भारत की संस्कृति क्या है? नारी तू नारायणी और वसुधैव कुटुंबकम और सर्वपंथ संभाव, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी इंसान को एक बराबर नहीं मानता, जो महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, वो संविधान की बात ना करे तो अच्छा है। ऐसा कोई रिलीजन जो भारतीय परंपरा को नहीं मानता, संविधान जो इक्वलिटी जस्टिस को नहीं मानता, उसको भारत का संविधान कोई मदद नहीं करेगा। जो बार बार फिर आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 की बात होती है, संविधान का आर्टिकल 25 रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। संविधान का आर्टिकल 25 और 29 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। संविधान का आर्टिकल 25-29 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। इसलिए सब फालतू बतौलेबाजी है कि हमको संविधान ये देता। अरे आप इंसान को एक समान नहीं मानते, आप मुस्लिम गैर मुस्लिम को एक समान नहीं मानते, आप बेटे बेटी को एक समान नहीं मानते, और फिर लोकतंत्र की दुहाई देते और संविधान की बात करते हो। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। इसलिए 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्या, दारुल कज़ा, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, इन सब चीजों को संविधान इजाजत नहीं देता। सुनिए प्लीज, मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज मैंने ध्यान से सुना। ऐसे बात नहीं बनेगी पांडे जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, राकेश जी को रोकिए। असगर खान सब सुन लीजिए। आर्टिकल 14, असगर खान आप अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। सुनिए असगर खान, एक मिनट सुनिए। असगर खान सुनिए सर सुनिए ना सर, सुनिए। हमने इसीलिए आज दर्शकों को बताया कि 2 वकीलों को खासतौर पर बुलाया गया है, ताकि बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर होंगी, एक नए एंगल से डिबेट होगी। तो आप अश्विनी उपाध्याय को सुनिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपकी जो बात होगी आप कह दीजिएगा, लेकिन इंटरप्ट ना करिए सर। अश्विनी उपाध्याय अपनी बात पूरी करिए, और जरा ये तमाम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इन्हें आर्टिकल 44 भी जरा समझाइएगा पहले, फिर असगर मैं आपके पास आता हूं, और फिर लोकेश भाई आपके पास आऊंगा। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 44 कहता है स्टेट शैल, स्टेट में नहीं, स्टेट विल नहीं, स्टेट शैल। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो कॉमन सिविल कोड लागू करे। और उसके पहले आर्टिकल 37 एक बार और कह दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। ये आर्टिकल 44 किसी भी कीमत पे फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। यह आर्टिकल 44 यानी कॉमन सिविल कोड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। और इसमें रिलीजन का कोई दिक्कत नहीं है राकेश जी। जो 7 फेरे लेते हैं 7 फेरे लेंगे, जो मस्जिद जाते हैं मस्जिद जाएंगे, नमाज वैसे चलती रहेगी, अजान वैसे होती रहेगी, चर्च में प्रेयर वैसे ही होगी, मंदिर में घंटा वैसे ही बजेगा, सिख गुरुद्वारे में वैसे ही जाएंगे। सिर्फ अरे भैया, ये कॉमन रिलीजन कोड नहीं है, कायले इसको मिक्स कर रहे हो। ये कॉमन सिविल कोड है। सिविल कोड का मतलब सिविल राइट। अब इससे होगा क्या आपको बताता हूं, 10 चीजें बदलेगी। शादी विवाह की उम्र देश की सभी बहन बेटियों की एक जैसी हो जाएगी। अभी किसी की 9 साल है, किसी की 18 है, अब सबकी 18 हो जाएगी। इसमें रिलीजन कहां से खतरे में आ गया?
कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसमें रिलीजन कहां से आ गया? कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा, सबका बाकायदा मीडिएशन से होगा, उसके बाद कोर्ट से होगा। ये जो आजकल ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, कुरियर पे जो इतने सारे 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं, ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। और जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोड के जरिए तलाक होता है, वैसे मुस्लिम बेटियों को भी होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। आज की रेट में बाकी सबको गुजारा भत्ता मिलता है, हमारी मुस्लिम बेटियों को केवल मेहर की रकम मिलती है, वो भी 15,000 20,000 रुपए। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको गोद लेने का अधिकार हो जाएगा, सबको विरासत का इक्वल राइट हो जाएगा, सबको वसीयत का इक्वल राइट हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, हम दो हमारे दो सबके लिए हो जाएगा, पेरेंट्स केयर की राइट सबको एक जैसी हो जाएगी। तो कायदे से कॉमन सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है। मैं दोबारा सर आपके पास आऊंगा, ये लोग दोबारा आऊंगा और आगे हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अलग अलग समुदायों की बातचीत हो रही है, कोई आदिवासियों की बातचीत कर रहा है, कोई लिंगायत बुद्धिस्ट की बातचीत कर रहा है, इस पर भी मैं अश्विनी उपाध्याय से समझूंगा। लेकिन एक क्विक टिप्पणी 20 सेकंड सिर्फ मैं असगर भाई आपको देता हूं, फिर लोकेश जी माफी के साथ सर थोड़ी देर से आ रहा हूं। असगर खान जी सिर्फ 20 सेकंड। बहुत बड़ी बात कही अश्विनी उपाध्याय ने कि कॉमन रिलीजियन कोड नहीं है, जो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। अभी असगर खान का संपर्क टूट चुका है। चलिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है लोकेश भाई? अभी आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे भाई। मैं अश्विनी उपाध्याय जी को सुन रहा था। अश्विनी उपाध्याय जी ने आर्टिकल 44 की बात की, लेकिन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी। देखिए, मैं आर्टिकल 44 अगर पूरा पढ़ता हूं, वो कहता है द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उसको आप आर्टिकल 43 के साथ कंपेयर करो। आर्टिकल 43 में लिखा होता है विद सूटेबल लेजिस्लेशन। तो अगर आप आर्टिकल 44 को केयरफुली स्टडी करोगे अश्विनी साहब, तो आपको समझ में आएगा इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट टू एंडिवर, नॉट टू ब्रिंग अबाउट अ लेजिस्लेशन। इट इज नॉट बाइंडिंग टू ब्रिंग अबाउट अ लेजिस्लेशन। सुनिए, सेकंड मैं आप ही के पास हूं लोकेश भाई, आप ही के पास हूं, बात कर रहे हैं, आप ही के पास कर रहे हैं। और सर, कौन सी लॉ बुक में यूसीसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आप मुझे बताइए। और आप जो संविधान की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 6 का क्या होगा? जब शेड्यूल 6 आप रीड करते हो, अभी रिसेंटली मेघालय ट्राइबल काउंसिल दे हैव यूनानिमसली, सबने मिलकर अपोज किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तब आप क्या कहते हो? शेड्यूल 6 की वैलिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। और तीसरी और थोड़ी बात करके आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ी बात करके आगे बढ़ते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी के एंडेवर जो शब्द यूज कर रहे हैं, जरा उसके बाद क्या होगा? एंडेवर किस लिए? उसका अल्टीमेट टारगेट मकसद क्या है? आपको पता है मुस्लिम समाज की या फिर जो ट्राइबल है, इनका शिक्षण रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है? राकेश जी, इनका लिटरेसी रेट है 68%। हाँ, बता रहा हूं, सुनिए तो प्लीज सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मुझे नहीं पता आप संविधान का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। संविधान में 3 वर्ब यूज होती है, विल, मे, शैल। जहां पे सरकार की मर्जी पे छोड़ा जाता है वहां लिखा जाता है मे, MAY। सर ये जहां पे केवल सिंपल डायरेक्शन होता है वहां यूज करते हैं विल। और सुन तो लीजिए प्लीज, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं? मुकेश भाई मत बोलिए प्लीज, एक सवाल आपने रखा, उस पर क्लैरिफाई कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी। सुन लीजिए, सुन लिया, उसके बाद मैं शिवम के पास आता हूं। संविधान में मे, विल, शैल 3 वर्ब यूज होती है। जहां पे सरकार को मैंडेटरी हो जाता है कि आपको करना ही करना है, वहां शैल यूज होता है। आर्टिकल 44 में शैल यूज हुआ है। दूसरा, आर्टिकल 37 में बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है, सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। प्लीज पढ़िए, मैं तो आपसे कहूंगा एक बार आप उसको चलवा दीजिए इस पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल का मतलब हुआ फंडामेंटल राइट से किसी भी मामले में ये आर्टिकल 44 कम नहीं है। अब आर्टिकल 14 को पढ़िए, सुनिए प्लीज, आर्टिकल 14 को पढ़िए। राकेश जी ऐसे डिबेट ठीक है। लोकेश भाई रुक जाइए ना सर, मुझे बार बार क्यों कहना पड़ता है कि फला मेहमान फला गेस्ट जो है वो चुप हो जाए? सर आपने एक बात कही, मैंने अश्विनी जी का नाम लेकर कही, मैंने उनको टॉस कर दिया, तो सुन लीजिए सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा लोकेश भाई, पहले सुन लीजिए उनको। अश्विनी जी जल्दी से सर, 30 सेकंड में, फिर शिवम त्यागी। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आपको आर्टिकल 44 से पहले आर्टिकल 14 पढ़ना पड़ेगा जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे। आर्टिकल 21 कहता है सबको एक समान सम्मान मिलेगा, डिग्निटी।
राइट टू डिग्निटी। आज की डेट में इस अंग्रेजी पर्सनल लॉ के कारण जो अंग्रेजों ने बनाया था, पारसी के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, इन पर्सनल लॉ में महिलाओं को डिग्निटी नहीं मिल रही है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता, पति पत्नी को एक समान नहीं माना जाता। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। भाई बहन को एक अश्विनी उपाध्याय जी, सर मैं आता हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। लोकेश भाई बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आपकी पार्टी सर यूसीसी के साथ है कि खिलाफ है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल, जिस तरह की वर्तमान स्थिति है भारत देश की, समाज की और आर्थिक स्थिति है, जिस तरह से भारत देश में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, यूसीसी लाना ठीक नहीं है। ठीक है शिवम, थैंक यू। मेरे लिए लोकेश या फिर कांग्रेस या फिर वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस देश का सुप्रीम कोर्ट, और इस देश का सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी एट लास्ट, और वो ये था, द कोर्ट हैड सेड दैट डिस्पाइट द एक्सर्शंस ऑफ द कोर्ट इन द केस ऑफ शाहबानो इन 1985 द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। द शाहबानो केस व्हिच upheld a Muslim woman right to maintain was considered a step in the direction of implementations of UCC, and that was held in 1985। 1985 से लेकर आज तक इस तरह के तमाम केसेस आ गए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, ना ही तो कांग्रेस की ये शरिया मानसिकता बदली है, ना ही सोच बदली है। आज भी वो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को इसी तरीके से दबा कर रखना चाहते हैं। आज भी नहीं चाहते कि उनको अधिकार मिले, आज भी नहीं चाहते कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिले, आज भी नहीं चाहते कि मैं आऊंगा। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद मैं अश्विनी उपाध्याय और असगर खान जी से शुरू करूंगा। और सवाल जो अलग अलग समुदायों का उठाया जा रहा है, सवाल अलग अलग आर्टिकल जिसमें समानता की बात है, उसकी चर्चा असगर खान क्यों नहीं करते? दो वकीलों के बीच भी बड़ी बहस होगी। जल्द वापस लौटते। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ता हूं। यूसीसी पर हमारी बड़ी चर्चा जारी है। असगर खान जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। खालिद रशीदी ने कहा यूसीसी से मजहब में दखल हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हम अपना ड्राफ्ट बना रहे हैं, जबकि ड्राफ्ट बनाना सरकार का काम है। सर मुझे एक बात समझा दीजिए कि यूसीसी से धर्म में दखल कैसे है, मजहबी मामले में दखल कैसे है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात राकेश भाई ये है कि कभी कभी इस बात को देखकर और सुनकर अफसोस भी होता है कि इस हिंदुस्तान में, जिसे हम आजाद हिंदुस्तान कहते हैं, जिसका कहते नहीं है, एक मिनट सर्वोपरि है। अरे कहते नहीं असगर खान जी कहते नहीं है हिंदुस्तान आजाद है। नहीं, तो ये मत कहिए कि कहते भी। अब सुन लीजिए, हम कहते भी हैं और मानते भी हैं। आप नहीं कहते हैं और मानते कोई ना माने तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान आजाद है, तो ये मत कहिए कि कहते हैं मानते हैं। बात आगे बढ़े। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ भाई, मानते भी हैं, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन शो का नाम राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद से समझौता नहीं। आगे अपनी बात पूरी करिए। मैं जी हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, हम में और आप में यही फर्क है। हम कहते भी हैं, मानते भी हैं। आप कहते हैं लेकिन मानते नहीं। नहीं, हम कहने की जरूरत ही नहीं समझते भाई। आप डिरेल करना चाहते हैं। चलिए जवाब दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज सर। यहाँ इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, लेकिन अभी भी आपकी डिबेट में अगर सिर्फ जिक्र हो रहा है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान का हो रहा है, हिंदुस्तानियों का होना चाहिए। नहीं, हिंदू और मुसलमान का नहीं होना चाहिए। असगर खान जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इससे इस्लाम धर्म में दखल कैसे। सुनिए सर, मैं बहुत सोच समझकर सवाल करता हूँ। सुन लीजिए। नहीं, आप ही के पास सर, बीच में अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। मैंने बिल्कुल ये आपसे नहीं पूछा कि इस्लाम में दखल कैसे है। मैंने आपसे पूछा मजहबी मामले में दखल कैसे है, और मैंने जब कहा कि मजहबी मामले में दखल कैसे, तो सिर्फ इस्लाम मजहब नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं बता तो रहा हूँ। मत कहिए कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमेशा करते हैं, आज नहीं कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। मैं एक जरा सी बात ये बताऊं, मैंने एक सबसे पहले सवाल किया था, आपने जैसे मुझसे सवाल किया राकेश भाई, कि भाई जो एग्जिस्टिंग लॉ था, जो 75 साल से प्रिवेल कर रहा था, उससे किसी को क्या परेशानी है? नहीं, मुझे आधा मिनट दे दे। असगर खान जी, सर मैं बहुत विनम्रता के साथ, मेरा सवाल था कि मैं आप ही के पास हूँ सर, मैं पिछले 75 साल में क्या हुआ नहीं हुआ सर, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल था मजहबी मामले में दखल कैसे। मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूँ सर। मैंने उसका तो जवाब दे दिया आपको कि वो किसी के मजहब की बात मत करिए, सारे मजहबों की बात करिए। एग्जिस्टिंग लॉ की अरे किसी भी मजहब में दखल कैसे है? एक देश एक कानून से किसी भी मजहब में दखल कैसे है? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ ये लोग मानते हैं? आर्टिकल 14 को कह तो रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट की कहां बात कर रहे हैं? 21 की बात कहां कर रहे हैं? ये पर्सनल लिबर्टी की बात है। 25, 26, 27, 28 की बात कहां कर रहे हैं? अरे भाई, सारे मजहबों को दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अब मैं कहता हूं कि मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं सारी आपकी बात मानता हूं,
इसके लिए ये अगर बड़ा कदम है और वाकई बहुत अहम कदम है तो इसके लिए एक ओपन वोटिंग करा ली जाए। अरे दूध का दूध, पानी का पानी हो खान जी जाएगा। सर, मेरा अरे सवाल, भाई, चलिए आप नहीं सवाल देंगे, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जवाब नहीं है। सर मैं आगे बढ़ता हूं, आपने जो बातें कही, जिन आर्टिकल को गिनवाया उस पर जवाब लेता हूं। अश्विनी उपाध्याय, मेरा सवाल था कि मजहब में दखल कैसे, इसका जवाब नहीं दे पाए, नहीं समझा पाए। और जब मैंने मजहब कहा तो किसी भी मजहब में दखल कैसे, ये मुझे नहीं समझा पाए, जबकि मैं इनके पास 2 मिनट रहा। सर रुक जाइए असगर खान जी, असगर खान जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। एक तो जो इन्होंने आर्टिकल गिरवाया उस पर जवाब दीजिए अश्विनी उपाध्याय जी। दूसरी बात, अलग अलग, अरे रुक जाइए असगर खान जी, सर नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं चलेगा सर, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग लिंगायत की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, जैतिया समुदाय की बातचीत हो रही है, आदिवासी समुदाय की बातचीत हो रही है। सर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जरा इसे क्लियर करिए अश्विनी उपाध्याय जी। राकेश जी, देखिए राकेश जी, वो कहते नहीं है कि आप सवाल कुछ भी पूछो उनका उत्तर रटा रटाया है। तरीका ये होता है जो सवाल पूछा जाए उसका उत्तर दिया जाए और जिससे सवाल पूछा जाए वो उत्तर दे। अब इनको चिंता आदिवासियों की हो गई है, इनको चिंता और बाकी सबकी हो गई। अरे भैया ठीक है, आज ही मैं अभी लॉ कमीशन से होके आया हूं। लॉ कमीशन ने बताया कि 8.5 लाख अब तक सजेशन आ चुके हैं और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ट्राइबल एरिया से, आदिवासी एरिया से, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल की एरिया से जो महिला संगठन है, उन्होंने जो ट्राइबल महिलाएं हैं, उन्होंने ईमेल करके कहा है कि हमको यूसीसी चाहिए, हमको पर्सनल लॉ से कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमको कस्टमरी लॉ चल रहा है उससे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमें कोई अगर छोड़ देता है तो हम कहां जाएं, हम अपने बच्चों को कैसे रखें, हमें कोई गुजारा भत्ता नहीं है। अरे भैया बड़ी सीधी सी बात है, न ये इकोनॉमिक्स का मैटर है, न ये आपका पॉलिटिकल मैटर है, सिंपल सा सिविल राइट का मैटर है। रिलीजियस का इससे कोई लेना देना नहीं। आपका जितने भी आपके तरीके हैं, टोपी लगाते रहिएगा, आप खतना करते रहिएगा और अपनी अपनी रीतियों को फॉलो करते रहिए, 5 बार अजान करते रहिएगा, रोजा रखते रहिए, जो जैसा कर रहा है। हिंदू मंदिर जाते रहेंगे, वैष्णो देवी भी जाएंगे, अपने धोती कुर्ता भी पहनेंगे, जनेऊ पहनेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म पॉलिटिकल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। प्लीज, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक एडवोकेट है, सिविल राइट को आप भी जानते हैं। ठीक है अश्विनी जी, मैं आता हूं। लोकेश भाई, आप आदिवासियों की बातचीत कर रहे थे, ट्राइबल कम्युनिटी की बातचीत कर रहे हैं। अब तो अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि लॉ कमीशन से होकर आ रहे हैं और कई सारी ट्राइबल महिलाओं ने कहा कि उन्हें यूसीसी चाहिए। भाई आप कहां की बात कर रहे थे? अश्विनी उपाध्याय जी शायद अखबार नहीं पढ़ते। मेघालय ट्राइबल काउंसिल ने अपोज करने का निर्णय लिया है, खासी हिल ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल ने इसे अपोज करने का निर्णय लिया है। ट्राइबल समुदाय विभिन्न स्टेट्स में जो है उन्होंने यूसीसी को अपोज करने का निर्णय लिया है। अभी मुझे पता नहीं अश्विनी उपाध्याय जी लॉ कमीशन के कौन कौन से 8.5 लाख जो एप्लीकेशन पढ़ के आए। सर आपने शेड्यूल 6 तो पढ़ा होगा संविधान का। शेड्यूल 6 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसे ट्राइबल्स जिनकी प्रथाएं अलग है, इन्हें पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से इंसुलेट किया जाएगा, इनकी कल्चरल रिकॉग्निशन को प्रिजर्व किया जाएगा। आपने मुझे बहुत आर्टिकल्स बताए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। आपने आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इनको भी तो आप अगर एग्जामिन करें तो आपको समझ में आएगा। और रही बात आर्टिकल 14, 15, 16 की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, राइट टू इक्वालिटी। सर एक मिनट, आपने लाख लोगों पे लागू होता है, बताइए जरा। सर शेड्यूल 6 जो लाख लोगों पे लागू होता है? सर शेड्यूल 6 केवल नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज जो है, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, इन स्टेट्स पर लागू होता है। अरे कितने लाख लोगों पे? सर आप सारे स्टेट पे नहीं लागू होता, केवल ट्राइबल्स पे लागू होता है। सर आप संविधान के विषय में मुझसे बहस ना करें, आप मुझे सिर्फ एक बात का लोकेश भाई मैं आगे बढ़ता हूं। आप जब पार्ट 3 की बात थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है लोकेश भाई, थोड़ा सा वक्त कम है। मैं शिवम के पास जाऊंगा और ये कहते हुए कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री क्या होता है भाई? नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज नहीं है भैया, यूनियन ऑफ स्टेट वाला माइंडसेट है। राहुल गांधी को उस माइंडसेट आपने कंट्री बोला था, बाहर निकलिए। वो कंट्री नहीं, वो इसी देश का हिस्सा है। आप नहीं मानते थे, आप उसको उपेक्षित रखते थे पहली सरकारों में, वो बात अलग है। आपका माइंडसेट आज तक भी बदला ही नहीं। खैर ये बराबर लगातार नहीं बोलना होता है ना। दूसरी बात ये भी है कि जहां तक बात शिवम त्यागी जी, आप ना लगातार बीच में इनके बीच में ठीक है लोकेश भाई थोड़ा सा वक्त कम है सर, थोड़ा सा वक्त। लोकेश भाई समझिए मजबूरी, थोड़ा सा वक्त कम है। शिवम जल्दी पूरी बात पूरी
करिए, फिर वकार भट्टी आपके पास। जहां तक बात मुझे लगता है किसी की भी डिस्कनेक्ट की है सरकार ने, इसीलिए लॉ कमीशन ने खास तौर पर इसीलिए सुझाव मांगे हैं। अरे सर, लॉ कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट चीजों को बेहतर 2016 में तरीके से मना रखना कर दिया चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आते ही सबसे पहले अरे बिना किसी बात के विरोध, बिना किसी ड्राफ्ट के विरोध, समझ में ये नहीं आता कि किसको माना जाए। और सुनिए, आप कितना भी चिल्लाते रहिए, चाहे वो मसला इस देश में किसी भी चीज को बेहतर करने का रहा हो, ये आपकी आदत रही है, वो आपकी आदत रही है। वो होता है ना कि वो नजर उतारने के लिए भी किसी का होना बहुत जरूरी है। आप हर देश की अच्छी चीज में जरूर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेकर आए हैं। 370 में आप चिल्लाए, राम मंदिर में आप चिल्लाए, 3 तलाक में आप चिल्लाए, हर चीज में आप चिल्लाते हैं। अब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी शुभकामनाएं, लेकिन सुनिए, देश की बेहतरी के लिए जो भी काम होना होगा, जो भी कानून बनना होगा, वो बनेगा। ये 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी चीज को, किसी भी निर्णय को इस देश की बेहतरी के लिए लेते हैं। माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये चर्चा अभी तो बहुत चलेगी सर। अभी तो 18 दिन बाकी है, फिर ड्राफ्ट आएगा, बहुत सारी चर्चा, दोबारा हम मिल बैठेंगे। लेकिन हाँ, कोई धमकी ना दे प्लीज सर इस देश में, ये मैं जरूर अपील करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।